गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज है ना ट्रेन तुम्हारी? हाँ, रिवाइंड दो। मैं वही जल्दी नहीं ले पाई। हम्म। रिवाइंड दो ना। हाँ, रिवाइंड लॉस से जा रही। पढ़ूंगी जाके वहां भी, ले जाऊंगी सामान। पढ़ लेना, ये तो घर पे रह लेना है? जैसी इच्छा हो। कल का रिमेम्बर नहीं कर पाई मैं। बार हो फिर गया, बाद में देखूंगी। है? ठीक है, बाद में देख लेना। हाँ, कल हो गया। थोड़ी सी सामान वगैरह का वही बाहर चली गई। हाँ, 9 बजे। 9 बजे पता है, वो पूर्वी आ गई थी तो फिर उसके सामने ना ली। ओके। तो कहीं गई थी तो सुबह सुबह आ गई 7 बजे ही। ओके। हम्म। ली थोड़ी सी तो बोलती तू ऑनलाइन क्लासेस किसकी ले रही। वही नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ रही। चलो ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, हम बाद में देख लेंगे। और तबीयत ठीक हो गई? हाँ, और गर्म पानी का बात करो। ओके, 3, 2, 1। चलिए, गुड मॉर्निंग। टेस्ट पेपर कैसा था कल का? अच्छा था मैम, बट ऐसा है मेरा मैथ्स में लिखा नहीं। ठीक है, सारे मेंस में नहीं लिखा है, बट वो चीजें मैंने कल ही पढ़ाई हैं, कल या परसों। ठीक है, ओके। आपको पैटर्न खुद। पता है कैसे लिखना है मेंस का? ठीक हाँ, है, और ये भी तो पता है कि हम खुद से कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस फिर क्या है। आपके पास आपने और दूसरे मेंस के सब्जेक्ट किए हुए हैं, आपको पैटर्न पता है कि क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर लिखना कैसे। ठीक है, और एक दिन पहले ही उसका प्रीलिम्स करवाया हुआ है, इसलिए उसको दिया था मैंने कि दिमाग में भी कितना लिखा हुआ है। टिक करना अलग है, उसी चीज को लिखना बहुत अलग है।
ठीक है, और लिखने की हैबिट डालिए। ठीक, लिखना सीख जाएंगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, अब रिसेशन और कैंसिलेशन दोनों आगे पीछे ही लिखे हुए हैं कॉन्सेप्ट। ठीक, तो कई लोग तो रिसेशन सोचे होंगे और दिमाग में कैंसिलेशन की धाराएं चल रही होंगी। ठीक है, तो ठीक है, अभी हालांकि मैंने चेक नहीं किया है जिसने क्या लिखा हुआ है, आज चेक करूंगी। ठीक, चलिए निकाल लीजिएगा सेक्शन 39, सॉरी 37। SRA आज खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो था वो 8 नंबर का था, बाकी के 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के थे। ठीक है ना, तो नंबर के हिसाब से आपको लिखना। 4 नंबर का 1 पेज 1.5 पेज बहुत है ही ना, अगर आपने बेरक लिख दिया है तो। कहानी लिख रहे हो तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। चलो, और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेंस लिखें। ठीक है, अभी क्लास भले नहीं हो पा रही है मेंस की, पर जो भी पढ़ा है उसको आप मेंस फॉर्म में लिखिए। ठीक है, कुछ भी लिखिए, गलत लिखिए सही लिखिए पर लिखिए। ठीक, तो अपन वीक में एक टेस्ट मेंस का रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है ना, प्रीलिम्स आप लोग वैसे ही टिक कर रहे होंगे घर पे बैठ के। चलिए देखिएगा, लास्ट इसका जो रिलीफ है SRA के अंतर्गत वो है प्रिवेंटिव रिलीफ। ठीक, बहुत सारे हमने उपचार पढ़े हुए हैं SRA के अंतर्गत, उसमें ये लास्ट उपचार है निवारक अनुतोष। यानी कि अभी घटना हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन होने ना पाए उसको रोकने के लिए पहले से ही आप क्या कर दो, आप इंजंक्शन यानी कि व्यादेश जारी कर दीजिए संबंधित व्यक्ति के पक्ष में, ताकि संपत्ति को जो नुकसान हो सकता है वो नुकसान ना हो। ठीक, प्रिवेंटिव शब्द का मतलब भी समझ में आ रहा है कि हम पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं। ठीक है ना, प्रिवेंटिव रिलीफ। ये टॉपिक ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा मेन से क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा प्रीलिम से क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दें। ठीक, ऐसा कोई साल नहीं निकला होगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलिए प्रिवेंटिव रिलीफ जारी किया जाएगा और किस रूप में होगा इसके बारे में बताया है धारा 36 में। धारा 36 कह रही है कि हम प्रिवेंटिव रिलीफ जारी करेंगे न्यायालय, और 2 तरीके से जारी करेंगे। पहला तो हम जारी करेंगे टेम्परेरी इंजंक्शन यानी कि अस्थायी व्यादेश। और अस्थायी व्यादेश कौन सी धारा से रेगुलेट होगी, धारा 37 से। ठीक, इसके जस्ट बाद वाली एक धारा। फिर बोलता है और साथ ही साथ हम एक शाश्वत व्यादेश भी जारी कर सकते हैं। यानी कि परपीचुअल इंजेक्शन। परपीचुअल इंजेक्शन के संबंध में प्रावधान कहाँ है, धारा 38। ठीक, तो 37 38 दो ही तरीके हैं जिन 2 तरीकों से न्यायालय क्या कर सकता है, प्रिवेंटिव रिलीफ जारी कर सकता है। ठीक, चलिए पहले अस्थायी व्यादेश को समझ लेते हैं, फिर शाश्वत व्यादेश को समझेंगे, फिर एक और व्यादेश है। ठीक, वो कौन सा है, मैंडेटरी सेक्शन 39, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, ये इन दोनों से थोड़ा सा अलग। देखिएगा सेक्शन 37 अस्थायी व्यादेश। अस्थायी शब्द समझ सुनकर समझ में आ रहा है कि टेम्परेरी ऑर्डर है। टेम्परेरी ऑर्डर है मतलब कि आया वादी बोलने के लिए कि सर देखिए ये मेरे घर की दीवार तोड़ रहा है, आप ऐसा करिए, आप मेरे को इंजंक्शन दे दीजिए। अभी न्यायालय के पास इतना समय नहीं है कि आवेदन पे कार्यवाही कर सके, आवेदन पे कार्यवाही करने का समय नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि शायद इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा। इररिपेयरेबल लॉस का मतलब है ऐसी हानि हो जाएगी जिसको हम सुधार नहीं पाएंगे। तो यदि इररिपेयरेबल लॉस होने का
न्यायालय को डर है, प्रथम दृष्टया लग रहा है कि मामला वादी के पक्ष में है, और कन्वीनियंस ऑफ बैलेंस, ठीक है। ये तीन जो है थंब रूल है टेम्परेरी इंजंक्शन जारी करने की। तो इन तीनों में से कोई भी एक यदि न्यायालय को लगता है, तो अभी न्यायालय ने आवेदन पे कार्यवाही की नहीं है, लेकिन क्या जारी कर देगा, अस्थायी आदेश, जिसको हम इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक। तो जब मामले पे अभी कार्यवाही हुई नहीं है, आवेदन पे कार्यवाही किए बिना, दोनों पक्षकारों को भी सुना नहीं है, क्या कर देगा, अस्थायी आदेश जारी कर देगा। इसको और क्या बोलते हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ये गवर्न कहां से होगा, सीधा लिखिएगा, गवर्न कहां से होगा, तो सीपीसी के ऑर्डर 39 से, आदेश 39, ये आप ध्यान रखिए, ठीक। और आज घर जाके रिवाइज करिएगा ऑर्डर 39 में क्या पढ़ाया था आप लोग, ठीक है। चलिए, कितने समय के लिए जारी किया जाएगा, कि आज अस्थायी आदेश जारी किया गया है, कितने समय के लिए वैलिड है, तो या तो समय स्पेसिफिकली बता दिया गया हो, ठीक, स्पेसिफाइड टाइम, कि 15 दिन के लिए आदेश जारी रहेगा, 15 दिन बाद आप लोगों की हियरिंग है, और हियरिंग में हम सुनेंगे, फिर हम बताएंगे कि ठीक है मामले में करना क्या। तो या तो स्पेसिफाइड टाइम हो, किस समय बता दिया गया है न्यायालय द्वारा, और यदि स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो अंटिल फर्दर ऑर्डर, जो भी अगला आदेश आने वाला है तब तक क्या जारी रहेगा, ये जारी रहेगा आपका अस्थायी आदेश, अंटिल फर्दर ऑर्डर। अगले आदेश तक, तो कब तक अस्थायी आदेश जारी रहेगा, आज अस्थायी आदेश लागू किया गया, तो या तो स्पेसिफाइड टाइम तक, समय जो निर्दिष्ट कर दे न्यायालय कि 2 हफ्ते तक, 5 दिन तक, जितने भी दिन तक, न्यायालय की जैसी इच्छा, और यदि स्पेसिफाइड टाइम नहीं बताया है तो अगले आदेश तक। अब 3 थंब रूल है, इसे जारी करने के तो 3 थंब रूल आप लिख लीजिएगा, हालांकि आपकी बैरक में नहीं लिखा हुआ है वो, लेकिन जब आपने कॉलेज में पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना, कि टेम्परेरी इंजंक्शन जारी करने के 3 थंब रूल होते हैं, ठीक, गोल्डन रूल, ठीक है। चलिए, तो 3 ही थंब रूल है इसके। पहला ये है कि जैसे ही मामला आया है न्यायालय के पास, न्यायालय ने कहानी सुनी और न्यायालय को क्या लग रहा है कि मामला जो है प्रथम दृष्टया वादी के पक्ष में, ये आपका पहला रूल है, प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में। प्राइमा फेसी केस इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, ठीक, इंग्लिश वाले लिखिएगा, प्राइमा फेसी केस इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का संतुलन, सुविधा का संतुलन, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि ऐसी हानि हो जाने का डर है जिसको हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे ना, इररिपेयरेबल लॉस, अपूर्णीय क्षति, किसके पक्ष में, वादी के पक्ष में। ठीक है ना, पता चले सब पढ़ लिया, ये 3 गोल्डन रूल नहीं मालूम, ठीक, तो इन तीनों को याद कर लेना, पढ़ लेना, हालांकि कॉलेज में भी पढ़ाते। ठीक, पढ़ाया होगा, सबके कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो चल, और ऑर्डर 39 आज घर जाके पढ़ लेना सीपीसी का, कि कितने दिन के भीतर आदेश होगा, कितने दिन की जेल होगी, क्या पेनाल्टी है, ठीक, क्योंकि वो वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीसी में, और यहाँ तो इम्पोर्टेंट है ही।
कब जारी किया जाएगा? कब जारी किया जाएगा? तो वाद के किसी भी प्रक्रम पर, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी प्रक्रम पर, वाद के किसी भी प्रक्रम पर जारी किया जाएगा, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। और रेगुलेट किससे होगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। गवर्न लिखिए चाहे रेगुलेट लिखिए, बात वही है। रेगुलेट होगा सीपीसी के ऑर्डर 39 से। ठीक, ऑर्डर 39 रूल 2 कैपिटल ए, क्या लिखा हुआ है वहां पे? ऑर्डर 39 रूल 2 कैपिटल ए। चलिए घर जाकर के पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट प्रावधान, ठीक है, पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक, इधर देखिए, धारा 36 कहती है प्रिवेंटिव रिलीफ जारी करना दो तरीके से जारी करेंगे। पहला, या तो आपके पक्ष में हम टेम्परेरी इंजंक्शन जारी कर देंगे या फिर हम शाश्वत आदेश जारी करेंगे। शाश्वत नाम से समझ में आ रहा है, परपिचुअल, सदा सदा के लिए जो आदेश रहने वाला हो। ठीक, प्रथम दृष्टया मामला आया है न्यायालय के पास, अभी न्यायालय ने आवेदन पे कार्यवाही की नहीं है, सुना नहीं है दोनों पक्षकारों को, ठीक है ना। लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक चीज की होने की यदि संभावना लग रही है न्यायालय को कि भाई मामला देखा, लग रहा है कि हाँ शायद वादी के पक्ष में है, उसको लग रहा है शायद अपूर्णी क्षति हो जाएगी, सुविधा का संतुलन बना रहना चाहिए, इन तीनों में से किसी भी एक को आधार बनाएगा न्यायालय और धारा 37 के अंतर्गत क्या जारी कर देगा? अस्थायी आदेश जारी कर देगा। रेगुलेट कहां से होगा? सीपीसी के ऑर्डर 39 से होगा रेगुलेट। अब किसी भी समय के लिए न्यायालय ऐसा इंजंक्शन जारी कर सकता है, ठीक, या तो दिन बता देगा कितने दिन के लिए इंजंक्शन जारी रहेगा, या फिर जो भी अगला ऑर्डर आने वाला है उसके आने के पहले पहले तक टेम्परेरी इंजंक्शन आपका लागू रहेगा। ठीक, इंजंक्शन आम भाषा में हम बोलते हैं स्टे। कब जारी किया जाएगा? वाद के किसी भी प्रक्रम पर। ठीक, अगला देखिएगा सेक्शन 38 परपीचुअल इंजंक्शन। चलिए, हालांकि परपीचुअल इंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो सेक्शन 37 में ही दे दिया है, सब क्लॉज 2 में देख लीजिएगा अपने बेरेक में, सेक्शन 37 सब क्लॉज 2। कोई शाश्वत व्यादेश केवल सुनवाई पर और वाद के गुण पर ही अनुदत्त किया जाएगा। ठीक, देखो सुनवाई करने का समय नहीं था तो जारी क्या किया है? टेम्परेरी इंजंक्शन। अब क्या बोल रहा है शाश्वत व्यादेश के लिए कि शाश्वत व्यादेश जब भी जारी करना है आप न्यायालय, आप दोनों पक्षकारों को सुनो और ऑन मेरिट डिसीजन लो, ठीक, तभी शाश्वत व्यादेश आप जारी कर पाओगे। तो चलिए थोड़ा बहुत अपन इसके बारे में लिखते जाते हैं कि जारी कैसे होगा शाश्वत व्यादेश। तो सबसे पहली शर्त यह है कि सुनवाई हो जानी चाहिए, उसके बाद ही जारी होना चाहिए। तो लिखिएगा सुनवाई उपरांत। ठीक, और दूसरा, सुनवाई कर लिया है आपने, अब आप कैसे डिसीजन करेंगे? मामले के गुणागुण पर, ऑन मेरिट। मामले के गुणागुण पर, ठीक, आपको डिसीजन कैसे देना है? ऑन मेरिट देना है, ठीक, और सुनवाई के बाद ही देना है। तो पहले दो आधार तो हमको ये मिल गए। चलिए आगे देखिए, मामले के गुणागुण पे अनुदत्त किया जा सकता है उसके द्वारा प्रतिवादी किसी अधिकारी के प्रत्याख्यान से या कार्य के किए जाने से जो वादी अधिकारियों के प्रतिकूल हो, शाश्वत व्यादेश के लिए व्यादिष्ट कर दिया जाता है। ठीक, चलिए अब देखिएगा सेक्शन 38 शाश्वत व्यादेश। देखिएगा इसमें कितने सारे स्टार लगे हुए हैं, 1 2 3, तीन स्टार लगे हुए हैं। और नीचे देखिएगा कहाँ कहाँ पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश 2013 में भी आया है, 2012 में भी आया है, 2000
नो में भी आया है, मतलब आता ही रहता है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा समझिएगा, उस हिसाब से, उस लिहाज से इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इस अध्याय द्वारा अंतर्विष्ट या विनिर्दिष्ट अन्य उपबंधों के अध्ययन वादी कोई शाश्वत व्यादेश उसके पक्ष में विद्यमान किसी बाध्यता पर चाहे अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित तौर पर भंग को निवारित करने के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा। तो क्यों जारी किया जाएगा, कारण क्या है जारी करने का? तो कारण ये है कि भंग से निवारित करना चाहते हैं हम। कोई ब्रीच होने वाला है, ठीक, तो वो ना होने पाए, उस ब्रीच को बचाने के लिए न्यायालय क्या जारी कर देगा, आपके पक्ष में शाश्वत व्यादेश जारी कर देगा, ठीक है ना, कि बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए, किसी के अधिकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो इस ऐसे किसी भंग से निवारित करना चाहता है न्यायालय, इसलिए सुनवाई करेगा, सुनवाई के बाद मामले के गुणागुण पे शाश्वत व्यादेश जारी कर देगा, ठीक। चल अब जो ये है हमारा सेक्शन 38 यानी कि परपीचुअल इंजंक्शन, ये कहां से रेगुलेट होगा? तो इसमें मत टिक कराना सीपीसी, ये एसआरए से ही रेगुलेट होता है। एसआरए 1963, ठीक। तो टेम्परेरी इंजंक्शन रेगुलेट होता है सीपीसी से, ऑर्डर 39 से, और ये एसआरए से ही रेगुलेट होता है, ठीक। यानी कि इसके बारे में तमाम प्रोसीडिंग कहां पे बताई गई है, एसआरए में ही बताई गई। चलिए आगे देखिएगा, सब क्लॉज 2 सेक्शन 38 का। जब ऐसी कोई बाध्यता संविदा से उत्पन्न होती हो तो न्यायालय अध्याय 2 में अंतर्विष्ट नियमों पर उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगा। तीसरा, जब प्रतिवादी वादी के संपत्ति के अधिकार के उपभोग का अतिक्रमण करे, तो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करिएगा। क्या कर रहा है प्रतिवादी? प्रतिवादी ये कर रहा है कि वादी के पास जो अधिकार है कि वो संपत्ति का उपभोग कर सकता है, उपभोग कर सकता है ना, कि संपत्ति पे रह सकता है, उसको किराए पे चला सकता है, संपत्ति पे आ जा सकता है, तो उसका ये जो अधिकार है उसका अतिक्रमण कर रहा है कौन? प्रतिवादी। टिक टिक करिएगा उसको। या आक्रमण करने की धमकी दे, तो या तो वो सच में उसके अधिकार पे आक्रमण कर रहा है अभी से, या फिर आक्रमण करने की धमकी दे रहा है। कौन दे रहा है? डिफेंडेंट दे रहा है, ठीक। तो न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में कोई शाश्वत व्यादेश अनुदत्त कर सकेगी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा इसका मेन कारण। हालांकि ये जो कारण लिखा है भंग निवारित करना, उसके नीचे ही लिख लीजिए कि अन्य कारण क्या हो सकते हैं। तो दूसरा कारण लिखिएगा कि प्रतिवादी जो है वादी के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हो। तो या तो अतिक्रमण कर रहा है या फिर धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारा ये जो अधिकार है संपत्ति को भोग करने का, मैं इस पे आक्रमण करूंगा। आक्रमण करूंगा मतलब से तलवार लेके नहीं आएगा, मतलब जब भी वो जाएगा संपत्ति को भोग करेगा तो उस पर ऑब्जेक्शन लेगा, ठीक है ना, कि मत जाओ, ये हमारी संपत्ति है, तुम यहाँ से कैसे निकले, ये हमारे हिस्से में आता है। और वादी का कहना है कि वो मेरे हिस्से में आता है, फिर लोग पहुंच जाएंगे न्यायालय, ठीक। अब जब तक मामला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है न्यायालय के द्वारा, तब तक वो बोलेगा सर ऐसा करो पहली फुर्सत में तो इंजंक्शन जारी कर दो ताकि ये आना बंद करे मेरे घर में। जब देखो तब आ जाता है रोज झगड़ा करने। तो कोर्ट मामला सुनेगा और ऑन मेरिट व्यादेश जारी कर देगा, ठीक है, अब तुम मत जाना उसके घर पे, कुछ भी व्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। चलिए, और मेन उद्देश्य क्या है? भंग को निवारित करना, ठीक। चल, गाँव में बहुत होता है ये, मतलब उन लोगों को कुछ नहीं पता है लॉ के बारे में, पर ये जरूर पता है कि स्टे ले आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 3 आधार इसके याद रखिएगा। 3 आधार अभी मैंने आपको टेम्परेरी इंजंक्शन के लिखाए थे, 3 थंब रूल, वो याद रखिएगा, ठीक। चलिए
अब इसके बाद हालांकि मैं लिखूंगी नहीं, आप अपने बैरेक में टिक करते जाइएगा सेक्शन 38 के अंतर्गत। अब न्यायालय किस हिसाब से जारी करेगा? आधार उन्होंने दे दिया कि प्रतिवादी या तो धमकी दे रहा है वादी को कि मैं तुम्हारे अधिकार का अतिक्रमण कर दूंगा, या तो सच में अतिक्रमण कर रहा है। तो अब न्यायालय क्या करेगा? पहला देखिए, जहां प्रतिवादी वादी के लिए संपत्ति का न्यासी हो, उसको टिक कर लीजिएगा। प्रतिवादी कौन है? प्रतिवादी कोई अलग आदमी नहीं है, वो वादी की संपत्ति का न्यासी है। ठीक, न्यासी यानी कि ट्रस्टी है। अगला देखिएगा, जहां आक्रमण द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का कारित होना संभाव्य है को अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान ना हो। ये आपको बहुत जगह मिलेगा, धारा 13 में भी हमने पढ़ा था, अभी भी हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है ना। न्यायालय को नुकसानी नाप ही नहीं पाएगा कि अगर मैंने अभी इंजंक्शन जारी नहीं किया तो प्रतिवादी पता नहीं कितना नुकसानकारी कर देगा वादी को, ठीक, और मैं नुकसानी गिन भी नहीं पाऊंगा, ठीक। तो ये भी एक आधार हो सकता है इंजंक्शन जारी करने का, तो उसको टिक कर लीजिएगा कि हानि का कोई मानक विद्यमान ना हो, ठीक है ना, कि कितना नुकसान हुआ उसको काउंट ही नहीं कर पा रहा है न्यायालय। सी नंबर का, जहां आक्रमण ऐसा हो कि धन के रूप में प्रतिकर यथा योग्य अनुतोष ना हो, ठीक। सुना सुना सा लग रहा होगा, धारा 13 में भी यही पढ़ा है हमने, ठीक। तो न्यायालय बाद में चाहे कितना ही पैसे का आदेश दे दे, वो संपत्ति वैसी की वैसी तो नहीं खड़ी हो पाएगी। मान लीजिए किसी की संपत्ति उसके दादा परदादा की, ठीक है, और प्रतिवादी ने उस पर आक्रमण किया मतलब कि संपत्ति तोड़ दिया, ठीक। अब अगर वो संपत्ति तोड़ दिया है तो हो सकता है वो बहुत पुराने 700 मतलब 70-80 साल पुरानी रही हो, अब फिर से वैसा ही कारीगर नहीं मिलेंगे, वैसी खड़ी नहीं हो पाएगी वो, ठीक है ना, और उसका ढांचा वैसा दिखेगा नहीं, तो कैसा लॉस हो गया ये? क्या पैसा चाहे कितना ही दे दो, उसकी भावनात्मक जो उसको नुकसान हो गया उसको अब हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कोर्ट क्या बोलेगा? इतने कुछ में पढ़ने से अच्छा पहले ही इंजंक्शन जारी कर दो, ठीक। तो धन के रूप में प्रतिकर यथा योग्य ना हो, हानि को गिन पाना, काउंट कर पाना कि कितना नुकसान हुआ है मुश्किल हो, कोई मानक ही विद्यमान नहीं है। और लास्ट देखिएगा, जहां न्यायिक कार्यवाही की बाहुल्यता को निवारित करना आवश्यक हो। बार बार बहुत सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग ना बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि एक बार इसने इसके घर पे प्रवेश कर लिया तो उसने क्रिमिनल चार्ज इस पे लगा दिया, फिर इसकी संपत्ति तोड़ दी तो फिर क्रिमिनल चार्ज लगा दिया, फिर ये लोग संपत्ति के बंटवारे के लिए न्यायालय आने लगे, तो बहुत सारे वाद चूंकि पैदा हो जाएंगे एक घटना के होने से, तो उस चीज को कोर्ट बचाना चाहता है, और उस चीज को बचाने के लिए कोर्ट क्या करेगा? व्यादेश जारी कर देगा। ना प्रतिवादी वादी की संपत्ति में प्रवेश करेगा, ना उसकी संपत्ति को तोड़ेगा, और ना ही आगे चल के कोई विवाद पैदा होगा, ठीक। तो ये 4 आपके मेन आधार हैं, इन चारों आधारों को आपको याद करना है, चाहे लिख के याद करिए चाहे याद कर करके याद करिए, ठीक। चलिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आता है व्यादेश या प्रिवेंटिव रिलीफ तो आपको ये ऐसे लिख करके आने पड़ेंगे, ठीक। और इस बार आया नहीं है तो अगली बार आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। चल, शाश्वत व्यादेश जो होता है कैसा आदेश होता है? तो आदेश की प्रकृति लिखना, ये फाइनल ऑर्डर होता है, अंतिम आदेश इसे हम बोलते हैं। मामले पे कार्यवाही की, मामले को सुना, मामले के गुणागुण पे न्यायालय ने डिसीजन दिया है, ये कैसा कहलाएगा? फाइनल ऑर्डर कहलाएगा। चलिए, और ये रेगुलेट एसआरए से होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये परपीचुअल इंजंक्शन है आपका सेक्शन 38। इसका क्वेश्चन सीधा ये आता है कि परपीचुअल इंजंक्शन किस धारा से गवर्न होता है, तो धारा याद रखना है सबसे पहले तो 38। पेपर में 38 39 थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। टेम्परेरी तो याद रहता है कि चलो भाई 37 में, ठीक। चल, फिर हेडिंग के क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो घर आके बहुत ऐसे गुस्सा आती है कि अरे यार ये गलत हो गया, ठीक। मतलब मुझे नहीं पता आप लोग को गुस्सा आती है कि नहीं, मेरे को तो मतलब ऐसे बहुत बुरा लगता है कि अरे यार ये कैसे हो गया, पढ़ा क्यों नहीं मैंने, ठीक। चल
चलिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि ऑर्डर 39 रूल 2A में क्या है। ठीक, चलो लिखिए। ऑर्डर 39 ये सीपीसी का है, ठीक है ना। रूल 2 कैपिटल ए क्या है, चलिए लिखिएगा। अस्थायी व्यादेश जारी किया, कुछ बोल रही हो रेनू? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, ओके कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ऑर्डर 39 रूल 2A ये बोल रहा है कि मान लीजिए आपके विरुद्ध अस्थायी आदेश जारी किया गया, आप हैं डिफेंडेंट, लेकिन आपने कर दिया है न्यायालय की अवज्ञा। ठीक है ना, न्यायालय के आदेश के आपने क्या कर दी है, अवज्ञा कर दी है। अब आपको जेल भेजा जाएगा, सिविल प्रिजन, और ये जेल होगा कितने महीने का, तो 3 माह का। 3 मंथ, 3 माह। ये सीधा हेडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, और आता है ये सीपीसी में पूछा जाता है, ठीक, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, शायद मैंने क्वेश्चन पेपर में भी दिया होगा। चलिए हटा दूं। ठीक, अगला देखिएगा। अब इन दोनों इंजंक्शंस के बाद एक इंजंक्शन और आता है, वो है मैंडेटरी इंजंक्शन। ठीक, लेकिन वो आपका प्रिवेंटिव रिलीफ नहीं है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा प्रिवेंटिव रिलीफ में केवल 2 ही इंजंक्शन है। ठीक, इसको मैं आपको बाद में पढ़ा रही हूँ। सेक्शन 39 मैंडेटरी इंजंक्शन, आज्ञापक व्यादेश। हालांकि एक पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है, उतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सीधा बता देती हूँ क्या है। एक ऐसा व्यादेश न्यायालय ने जारी किया है जिसमें एक साथ 2 आदेश है। 2 आदेश मतलब एक आदेश है सकारात्मक और एक आदेश है नकारात्मक। अफर्मेटिव और एक है आपका नकारात्मक। कैसे? न्यायालय ने क्या आदेश दिया कि दीवार गिरा दो और अब दीवार बनाना मत। ठीक, तो दीवार गिरा दो सकारात्मक आदेश, और साथ ही साथ क्या बोला है कि अब दीवार बनाना मत। तो ऐसा कोई भी व्यादेश जिसमें एक साथ 2 आदेश होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा व्यादेश क्या कहलाता है, आपका मैंडेटरी इंजंक्शन कहलाता है। ठीक, बाकी दुनिया की बातें लोग करते रहते हैं, मेन इसकी जिस्ट ये। इस पे एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लीजिए, दीवार गिरा दो और दोबारा बनाना मत, कि कुछ दिन बाद भूल जाएगा कि कैसा था पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, तो वो एक लाइन आपकी कॉपी में लिखी रहेगी तो आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसा व्यादेश जिसमें एक साथ 2 आदेश जारी किए जाते हैं, एक अफर्मेटिव इन नेचर यानी कि एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, दोनों आदेश जारी कर रहा है एक ही व्यादेश के माध्यम से, तो ऐसा व्यादेश क्या कहलाएगा, आपका मैंडेटरी इंजंक्शन कहलाएगा। ठीक, इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच combined of and also to compel performance। ठीक, तो दीवार गिरा दो सकारात्मक आदेश, और साथ में नकारात्मक आदेश क्या दिया है कि अब दोबारा बनाना मत। ठीक, तो ये नेगेटिव है इन सेंस कि मत बनाना, मत करना, मत आना, मत जाना। ये कैसा होता है, ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। दोनों आदेश एक साथ जारी कर रहा है, ये है आपका मैंडेटरी इंजंक्शन। चलिए देख लीजिएगा, बेरक में भी थोड़ा सा सेक्शन 39 आज्ञापक व्यादेश, ये भी पूछा गया है आपका एमपी सीजे 2010 2011 एडीजे। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट ये। चलिए, जब किसी बाध्यता के भंग को निवारित करने के लिए
कतिपय कार्यों के पालन को विवश करना आवश्यक हो। तो एक तो पालन को विवश करना चाह रहा है, उसको अंडरलाइन करिएगा। जिनको परिवर्तित करने के लिए न्यायालय समर्थ हो, न्यायालय स्वविवेकानुसार। तो पहला तो ये लिखिएगा कि कैसा अधिकार है न्यायालय का। तो ये न्यायालय का डिस्क्रिशनरी पावर। स्वविवेकाधिकार है किसका? न्यायालय का। न्यायालय को लगेगा तो जारी करेगा, नहीं लगेगा तो जारी नहीं करेगा। ठीक। तो एक तो क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि ये न्यायालय का कैसा अधिकार है, डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी है, कैसा है? तो केवल इंजंक्शन का नाम मैंडेटरी है, ये अधिकार कैसा है न्यायालय का? डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। स्वविवेकानुसार परिदत्त भंग को निवारित करने के लिए और अपेक्षित कार्य के पालन को विवश करने के लिए कोई भी व्यादेश अनुदत्त कर सकेगा। तो एक तो हुआ भंग को निवारित करना, यह हुआ आपका सकारात्मक व्यादेश, ठीक है ना, कि दीवार गिरा दो। और दूसरा क्या है? पालन को विवश करने के लिए। ठीक। एंड टू कंपेल टू परफॉर्म, कंपेल टू परफॉर्म को भी अंडरलाइन करिएगा अपने ब्रेक में, लास्ट लाइन। तो जिस आदेश में दोनों आदेश मिलके कंबाइंडली जारी किए जाते हैं वो कहलाता है आपका मैंडेटरी इंजंक्शन। चल हटा दू। बहुत बार पढ़ना इस टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चल अब एक धारा कह रही है, धारा 40, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। 2 धाराएं और बची हैं, फिर अपन क्या सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। चलिए, व्यादेश के स्थान पर या उसके अतिरिक्त नुकसान। एक तो 2 चीजें हैं इसके अंतर्गत। ऊपर लिखिएगा नुकसानी, नुकसानी यानी कि डैमेज। तो डैमेज कैसे कैसे दिया जा सकता है? या तो व्यादेश के स्थान पर कि कोर्ट क्या कर रहा है, व्यादेश नहीं जारी कर रहा है, तो हमने कहा ठीक है व्यादेश नहीं जारी करोगे तो नुकसानी जरूर हमारे लिए निर्धारित कर देना। ठीक। तो या तो व्यादेश के स्थान पर या व्यादेश के अतिरिक्त। इसको बोलते हैं इन ल्यू ऑफ इंजंक्शन और इसको बोलते हैं इन एडिशन टू इंजंक्शन। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिएगा। चलिए, व्यादेश नहीं जारी कर रहा है, व्यादेश की जगह जारी कर दो, क्या? नुकसानी। या फिर व्यादेश तो ठीक है अपनी जगह, साथ ही साथ क्या जारी कर दो? नुकसानी की मात्रा भी आप क्या कर दो? जारी कर दो। कौन? न्यायालय जारी करेगा। चलिए, अब ये देखिएगा कि धारा 40 का आदेश किस इंजंक्शन में जारी किया जाएगा। अभी अभी हमने 3 प्रकार के इंजंक्शन पढ़ लिए, तो इसको कैटेगराइज करना, किसमें दिलवाया जाएगा। यानी कि ऐसा कौन सा व्यादेश है जिसके साथ साथ आप चाहो तो नुकसानी भी मांग सकते हो। तो खुद ही कॉमन सेंस लगाना। टेम्परेरी इंजंक्शन कैसा है आपका? अभी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, आवेदन पे न्यायालय ने विचार विमर्श किया नहीं है, प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में लग रहा है, तो न्यायालय ने क्या किया? अभी एज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर आपके पक्ष में टेम्परेरी इंजंक्शन जारी कर दिया। टेम्परेरी इंजंक्शन जारी किया है तो क्या उसके साथ वो नुकसानी भी जारी कर देगा? तो थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस लगाना। तो जब टेम्परेरी इंजंक्शन है, अभी कोई कार्यवाही हुई नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके साथ वो नुकसानी का आदेश नहीं जारी करेगा। तो केवल टेम्परेरी इंजंक्शन को छोड़ करके बाकी के जो जो इंजंक्शन बचते हैं उसके साथ नुकसानी का आदेश भी दिया जा सकता है। ठीक। तो अब 2 कौन से बचे? तो पहला आपका बचा शाश्वत यानी कि परपीचुअल, और दूसरा आपका बचा मैंडेटरी। और अब एक कौन सा बच गया जिसमें नहीं दिलवाया जाएगा? तो वो है आपका टेम्परेरी।
ठीक है ना, बिल्कुल लीड्स टू कॉमन सेंस, रटने की जरूरत नहीं। चल अगली धारा देखिएगा 41, अपने बैरक में दिखेगा, उसको कॉपी में लिखना हो तो लिखिएगा। ठीक, अब धारा 40 का सब क्लॉज 2 वही लिखा हुआ है जो अभी हम एक लाइन से पढ़ते आ रहे हैं। यदि आपको नुकसानी चाहिए है धारा 40 के अंतर्गत तो क्या करो, अपने वाद पत्र में लिख करके मांगो। सब क्लॉज 2 देखिएगा, यही लिखा होगा धारा 40 का। और अगर नहीं मांगा है तो बाद में संशोधन कर लो, फिर मांग लो। ठीक, चलिए उसको थोड़ा सा टिक कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ेगी न्यायालय के सामने कि न्यायालय व्यादेश को जारी करना ही नामंजूर कर देगा, यानी कि व्यादेश जारी करेगा ही नहीं। तो धारा 41 मैं पढ़ती जाऊंगी, आप अपनी बैरक में खाली टिक करते जाइएगा और इसको मेंस के पर्पज से तैयार करिएगा। ठीक, अब मेंस के पर्पज से तैयार करना मतलब उसको रट लेना। ठीक है, चलिए देखिएगा सेक्शन 41, व्यादेश कब नामंजूर किया जाएगा, यानी कि इन चीजों के लिए यदि व्यादेश मांग रहा है संबंधित पक्षकार तो न्यायालय मना कर देगा कि नहीं, हम इसके लिए व्यादेश नहीं जारी करते। पहला देखिए, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, है ना, यानी कि मैंने क्या किया, किसी घर पे घुस के चोरी कर ली और फिर मैं जाकर के न्यायालय से व्यादेश चाहती हूँ कि न्यायालय व्यादेश दे दो, ये कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग ना करने पाए मेरे अगेंस्ट। तो क्या ऐसा न्यायालय आपके अगेंस्ट इंजंक्शन जारी कर सकता है कि ठीक है भाई मैं इंजंक्शन दे देता हूँ, वो कोर्ट जा ही नहीं पाएगा? तो ऐसा कोई इंजंक्शन जारी नहीं किया जाएगा। ठीक, तो न्यायिक प्रक्रिया को अवरोध करने वाला इंजंक्शन जारी नहीं किया जाएगा। अगला देखिएगा बी नंबर, किसी न्यायालय जो उसके अधीनस्थ नहीं है जिसके अनुतोष इप्सित है में किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने के लिए किसी व्यक्ति को अवरुद्ध करने के लिए। ठीक, तो न्यायिक कार्यवाही से संबंधित चाहे जितने प्रकार से घुमा घुमा के बोले, आपको बस इतना ध्यान रखना है यदि जुडिशियल प्रोसीडिंग लिखी है तो आपको टिक करके आना है कि कोई इंजंक्शन जारी नहीं होगा। ठीक, चलिए डी नंबर का देखिएगा, अपनी बैरक में टिक करिएगा, हिंदी वाले घा नंबर का, किसी दांडिक मामले में किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने से किसी व्यक्ति को अवरुद्ध करने के लिए। टिक कर लीजिए इसको। ई नंबर का टिक करिएगा, उसके साथ में लिखिएगा धारा 14। ई नंबर का जो है उसके साथ में लिखिएगा सहपठित धारा 14, किसी संविदा के भंग को निवारित करने के लिए जिसका पालन विनिर्दिष्ट या प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, अगर धारा 14 में लिख दिया गया है कि इस संविदा का पालन नहीं होगा या इस संविदा का प्रवर्तन नहीं होगा तो आप उसके विरुद्ध कोई इंजंक्शन नहीं ला सकते। नहीं, इसको बोलो कि ये पालन करके ही रहे। धारा 14 ने पहले ही कैटेगराइज कर दिया कि भाई ये 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशन में यदि आपका मामला आ रहा है तो पालन नहीं होगा। अब आप क्या कर रहे हो, इस आदेश के विरुद्ध इंजंक्शन लेने जा रहे हो, तो इसलिए मैंने उसको धारा 14 के साथ आपको पढ़ाया। ऐसा कोई भी आदेश न्यायालय जारी नहीं करेगा। ठीक, चलिए ई नंबर का, ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी नंबर का देखिएगा, टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विजिट, एक्विजिट का मतलब होता है सहमत हो जाना, ना, तो ब्रैकेट में लिख लेना सहमत हो जाना। ठीक, तो ऐसे किसी भंग को रोकने के लिए आदेश नहीं दिया जाएगा जिसके लिए खुद कौन सहमत हो गया है, वादी ही सहमत हो गया है। ठीक, यदि वादी सहमत है तो न्यायालय क्या करेगा, इंजंक्शन जारी करेगा। एच ए मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था धारा 20 कैपिटल ए के साथ। 20 कैपिटल ए क्या कहता है कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का कोई मामला है तो उसके संबंध में कोई व्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। सेम यही बात यहाँ पे एच ए में भी कहा गया है, 2018 में जोड़ा गया था कि यदि कोई व्यादेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा होने में कोई अड़चन पैदा करने वाला है, कोई डिले करने वाला है तो न्यायालय उसके संबंध में व्यादेश जारी करने से मना कर देगा। एच ए, चल, और लास्ट देखिएगा जे नंबर का, उसको थोड़ा सा टिक करिएगा, जब वादी का मामले में व्यक्तिक हित ना हो। ठीक, देखो
इंजंक्शन मांगने की सबसे पहली शर्त ही यही होती है कि आप मामले से कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भंग हो रहा है और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट कर रहा है, तो आप न्यायालय जाइए, आप जाकर के इंजंक्शन मांग लीजिए, ठीक। लेकिन आपके ना तो आसपास ऐसा कोई भंग हो रहा है, ना तो आप उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, बस ऐसे ही लोक सेवक बने हुए हैं आप, ठीक। तो आप चले गए न्यायालय के पास कि चलो न्यायालय ऐसा करो, इंजंक्शन दे दो, तो न्यायालय आपसे पूछेगा कि आप इससे कैसे जुड़े हुए, और आप बताएंगे मैं जुड़ा उड़ा कुछ नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही मैं आ गया, ठीक। तो यदि वादी का हित नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो न्यायालय इंजंक्शन जारी नहीं करेगा, ठीक। चलिए अब देखिएगा सेक्शन 42, आपकी लास्ट धारा। वाओ, सेक्शन 42 को आप पढ़िएगा साथ में रेड विथ सेक्शन 14 का सब क्लॉज सी। सब क्लॉज सी है ना, पर्सनल स्किल वाला, ठीक, सी है, डी तो डिटरमिनेबल वाला, ठीक है। सेक्शन 42 और सेक्शन 14 सी आपस में काफी कनेक्टेड धारा है। देखिए धारा 14 सब क्लॉज सी क्या बोलता है कि पर्सनल स्किल पे आधारित है संविदा, और इसको क्लियर कर लीजिए, पर्सनल स्किल। मैंने आपको पहले ही बताया, जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया होगा तब भी, यहाँ पढ़ा रही हूँ यहाँ पे भी, अगर कोई संविदा है जो पर्सनल स्किल पे आधारित है, तो कोई भी न्यायालय नहीं है जो आदेश दे दे कि उसको परफॉर्म करो ही करो। यदि मेरे को कल से नहीं पढ़ाना तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अब आप चाहे किसी भी कोर्ट चले जाइए कि नहीं मैडम को बोलो पढ़ाएं ही, तो नहीं, ऐसा न्यायालय कोई आदेश जारी नहीं कर सकते कि मैं पढ़ा दूं, ठीक। चलिए, क्यों? क्योंकि पर्सनल स्किल पे आधारित है। लेकिन न्यायालय मुझे रिलीफ के तौर पे क्या दे सकता है? सेक्शन 42। सेक्शन 42 क्या कह रहा है कि ठीक है, न्यायालय मेरे को बुलाएगा, बोलेगा क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इनको, तो न्यायालय एक ऑर्डर जारी करेगा, वो बोलेगा ठीक है अब तुम कहीं पे भी नहीं पढ़ा पाओगे। ये है सेक्शन 42, नकारात्मक करार के पालन का व्यादेश। ठीक, कि पॉजिटिव में तो तुम पालन कर नहीं पा रहे हो कि पढ़ा दो, तो ठीक है, नेगेटिव में एक आदेश लेते जाओ कि अब तुम कहीं पे भी नहीं पढ़ाओगे। यदि इनका घर नहीं बना रहे हो, तुम हो मिस्त्री, तो तुम किसी का भी घर नहीं बनाओगे। ये है आपका सेक्शन 42, और ये 14 सब क्लॉज सी के साथ पढ़ा जाता है, ठीक। तो ये उसका रिलीफ है, ठीक। देखिएगा ब्रैकेट में, थोड़ा सा रीड करिएगा इसको। धारा 41 के खंड डा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी संविदा के कतिपय कार्य को करने का सकारात्मक करार के कतिपय कार्य को न करने का अभिव्यक्त या विवक्षित करार, कोई नकारात्मक करार समाविष्ट हो, परिस्थितियां है कि न्यायालय सकारात्मक के विनिर्दिष्ट पालन को विवश करने में असमर्थ है। पॉजिटिव बोल नहीं सकता न्यायालय, क्योंकि 14 सी आ जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा, हेलो एक्सक्यूज मी, तो वो बोल नहीं सकता कि पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, या ये काम करके दो करके दो करके दो, बोल नहीं सकता। तो क्या बोल सकता है? देखिएगा, उसे नकारात्मक करार के पालन करने के लिए व्यादेश द्वारा क्या करेगा? जारी कर देगा। यानी कि पॉजिटिव तो बोल नहीं सकता है कि पढ़ा दो या ये काम कर दो, क्यों? क्योंकि पर्सनल स्किल पे आधारित है। लेकिन नेगेटिव व्यादेश जरूर जारी कर सकता है कि अगर यहाँ नहीं पढ़ाया तो कहीं नहीं पढ़ाओगे, इसका घर नहीं बनाया तो किसी का भी घर नहीं बनाओगे, ठीक। चलिए, परंतु यह है कि वादी संविदा का पालन जहां तक उस पर आबद्ध है करने में विफल ना रहा हो। तो एक ही इसका परंतु है, आप सीधा लिखिएगा वादी का दोष ना हो। ठीक, तो जब भी कोई आपका काम ना करे, आपको आकर के ऐसे बोले धारा 16 सी, तो आप उसको धारा 42 पढ़ाना, ठीक, कि ठीक है बेटा मेरे यहाँ नहीं करना है ना, तो कहीं पे भी नहीं कर पाएगा, आप जाना हो जाकर के 42 का आदेश ले आना न्यायालय से, ठीक। चलिए, लेकिन उसके पहले ये ध्यान रखिएगा, अब ऐसा नहीं कि आप फीस नहीं दे रहे थे इसलिए टीचर ने पढ़ाने से मना कर दिया, ठीक। तो पहले आप अपनी तरफ से सही रहिए, फिर आप जाइए किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक।
चलिए, सेक्शन 43 कुछ नहीं कह रहा है, बता रहा है कि पहले वाला जो एक्ट है वो रिपील हुआ है। एंड सेक्शन 44 अब निरसित हो चुका है। भले निरसित हो चुका है बेचारा, पर अगर कभी आए कि एसआरए में टोटल धारा कितनी है तो 44 ही टिक करके आना। ठीक, चलिए अब एक शेड्यूल बना हुआ है, शेड्यूल को थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि पिछली बार 2018 में नया नया शेड्यूल जुड़ा, पेपर बनाने वाले को कुछ नहीं सूझा, शेड्यूल से क्वेश्चन बनाया उसने। ठीक, ऐसा लगेगा ना फालतू की चीजों कौन ही पढ़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो अनुसूची है वो 5 प्रवर्गों में बटी हुई है, तो पहले तो 5 प्रवर्ग याद कर लेना, पहला काम आपके लिए ये है। अब दूसरा देखिएगा, यदि ट्रांसपोर्ट की बात आ रही है, परिवहन की बात आ रही है, तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है तो मैं बताती जाऊंगी, आप टिक करते जाइएगा। रोड एंड ब्रिजेस, सड़क और पुल चारों तरफ बन रहे हैं, मेरे ख्याल से हर शहर में बन रहे हैं। ठीक, चलिए ई नंबर पे एयरपोर्ट लिखा होगा, एयरपोर्ट को टिक कर लीजिए। अंतरदेशीय जलमार्ग, अब इसको आपको कैसे गलत करवाएगा, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग लिख देगा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अंतरदेशीय लिखा हुआ है। ठीक है, इनलैंड। अगला देखिएगा, रेलवे ट्रैक, टनल, और जी नंबर को टिक करिएगा, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नगरीय पब्लिक परिवहन। ठीक, तो ये जो आई बस और ये मेट्रो बसेस जो चल रही हैं शहरों में, जो मेट्रो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, वो यही तो है, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब मिस रोड से डीबी मॉल तक जाना है तो कैसे जाएंगे, तो नीला बस पकड़ के जाएंगे। ठीक, तो वो जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है वो कौन चला रहा है। चल अगला देखिएगा, एनर्जी, बी नंबर, ऊर्जा। तो ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह भेजिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, घर घर बांटिए, और फिर ऑयल पाइपलाइन। ठीक, और ऑयल के साथ साथ बड़े बड़े, अगर आप दिल्ली विल्ली अगर आप गए होंगे तो घर घर गैस पाइपलाइन भी है वहां पे। तो अगला देखिएगा ई नंबर, ऑयल गैस पाइपलाइन। ठीक, वहां पे ऐसे सिलेंडर वाला सिस्टम नहीं है, पाइपलाइन आती है, एक मीटर लग जाता है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना आपका बिल आएगा। चल अगला देखिएगा, वाटर एंड सैनिटेशन, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, वाटर ट्रीटमेंट प्लान, सीवेज कलेक्शन, इरिगेशन, इरिगेशन मतलब समझते हैं ना, सिंचाई, डैम, चैनल, ठीक, तो इरिगेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा काम इरिगेशन पे हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट जो अप्रूव हो रखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, वो पहले इरिगेशन के और उसके बाद दूसरे सड़क और पुल के, दो चीजों पे मध्य प्रदेश सरकार अभी काफी काम कर रही है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ऐसा छोटा मोटा कंपनियों के द्वारा काम नहीं कर रही है, बाहर से उन्होंने मतलब इंटरनेशनली उन्होंने प्रोजेक्ट दे रखे हैं कि वहां की कंपनियां आकर के यहाँ पे काम करके पूरा दे रही है। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, कि वाटर एंड सैनिटेशन के अंतर्गत आ रहा है ये। चलिए, कम्युनिकेशन, संचार, यहाँ से बैठे हैं वहां आपको पढ़ा पा रहे हैं, कैसे हो पा रहा है। ठीक, तो पहला है टेलीकम्युनिकेशन, फिक्स्ड नेटवर्क इंक्लूडिंग ऑप्टिक फाइबर। ठीक, तो आजकल ऑप्टिक फाइबर चल रहा है, जैसे भी मेरे घर पे लगा हुआ है। ठीक, चलिए, टेलीकम्युनिकेशन टावर, लास्ट देखिएगा 5th नंबर का, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन यहीं से आया था, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी हम बात करेंगे तो ये सारी जो बिल्डिंगें बनती हैं जो हमारे काम की हैं वो सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या जरूरी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो सबसे ऊपर वही लिखा हुआ है, शिक्षा संस्थाएं, और उसके अंदर कैपिटल स्टॉक भी इंक्लूड है, तो उसको थोड़ा सा टिक करिएगा। फिर पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है ना, नीरज चोपड़ा भी तो बनना है। तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, स्टेडियम,
खेल के मैदान, ये सारी चीजें बनेंगी, एकेडमीज बनेंगी, तो ये भी किसके अंतर्गत है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। ठीक, अभी भारत में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, कहाँ पे बना है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना? अटल बोल रही हूँ मैं, मोदी जी के नाम पे बना हुआ है अहमदाबाद। ठीक, पहले उसका नाम मोटेरा था, अब बदल गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। ठीक, वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है ना? कितने करोड़ की उसमें कितने लाख की उसमें बैठने की व्यवस्था है, तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़िएगा। ठीक, चलिए, और मोदी जी के अपने खुद के नाम पे है वो। ठीक, पहले मोटेरा उसका नाम था, अब चेंज हो गया। चल, और अभी कल वहीं पे ओडीआई था, तो थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल को टिक करिएगा। हॉस्पिटल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। डायग्नोस्टिक सेंटर जहां पे आप जाते होंगे, जाओ ब्लड टेस्ट कराओ, एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, ये सब कुछ जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो भी इसी के अंतर्गत इंक्लूड होंगे। टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो टूरिज्म भी जरूरी है, ठीक है ना, देश के लिए। तो टूरिज्म से क्वेश्चन आया था, अब क्वेश्चन क्या आया था वो देखिएगा। इसके जस्ट बाद जो लिखा होगा टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जस्ट बाद, 3 स्टार और हायर कैटेगरी क्लासिफाइड होटल लोकेटेड आउटसाइड सिटीज, तो उसको पूरे से लाइन ही लिख लेना अपनी कॉपी में। 3 सितारा होटल कहां पे सिचुएटेड है? आउटसाइड सिटी, शहर के बाहर। ठीक, चलिए, विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन, साथ में पॉपुलेशन भी याद रखना। ठीक, तो क्वेश्चन सीधा यहीं से आया था, 2 स्टार 5 स्टार इन सिटी आउट सिटी। ठीक है, ऐसे करके 4-6 उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए थे, और फिर उसमें से करेक्ट हमको चुनना था। ठीक, चलिए, तो करेक्ट वाला याद कर लो। अब इनकरेक्ट चाहे कितने भी वो दे दें, आपको करेक्ट याद है, आप करेक्ट वाला टिक कर देना। रोप वे एंड केबल कार्स, ठीक, तो अगर आप किसी ऊंचाई वाली जगह पे घूमने गए होंगे तो ये आपको मिले होंगे वहां पे। चलिए, लास्ट ई नंबर का देखिएगा, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इंडस्ट्रियल पार्क, टिक करिए। फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टूरिज्म फैसिलिटीज एंड एग्रीकल्चर मार्केट, मंडी, कृषि मंडी जिसको हम बोलते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, यानी कि अभी खेती हो गई है, अब मंडी तो बाद में पहुंचेगा सामान, पहले हमको कहाँ पे रखना है, तो उसके लिए जो वेयर हाउसेस बनेंगे वो। ठीक, चलिए, फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है ना, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, सब्जी अब्जी उगाया है, तमाम तरीके की चीजें उगाई हैं, कहाँ रखेंगे बेचारा किसान, कहाँ रखेगा, तो उसके लिए अब हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके देना है। कोल्ड स्टोरेज, ये जो सब्जी तुम्हारी जल्दी खराब होने वाली है वो वहां रख दो, बाकी आलू गेहूं तो खराब होगा नहीं, तो बाहर रख दो। ठीक, तो बारिश आती है तो वो भी खराब हो जाता है। चलिए, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, उसको टिक करिएगा। जे नंबर का टिक करिएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग, क्योंकि इस पे अभी मोदी सरकार ने काफी काम किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग, सबके बजट में घर आ जाए। ड्वेलिंग हाउस विद द कारपेट एरिया नॉट मोर देन 60 स्क्वायर फीट मीटर, तो वो 60 स्क्वायर फीट मीटर जो लिखा हो उसको थोड़ा सा टिक करिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक, ये 5 तरीके से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। उनकी कुछ स्पेसिफिक चीजों को थोड़ा सा लिख लेना अपनी कॉपी में, ताकि अगर आए तो आपसे गलत ना हो। कितने प्रवर्ग हैं? 5 प्रवर्ग हैं। कौन कौन से हैं? तो पहले तो मेन काम है आपका कि पहले तो आप हेडिंग याद कर लो, क्योंकि 2018 में ही जुड़ा है, अभी बहुत पुराना है नहीं, तो ऑब्वियसली पूछा जाएगा। ठीक, और ये जो पढ़ाया प्रिवेंटिव रिलीफ, इसीलिए 1 घंटे में पढ़ाया, ताकि थोड़ा सा याद रहे। ठीक, और इसका मेंस का आंसर आप प्रिपेयर करिएगा घर पे। ठीक, चलिए, कल से इसी क्लास में इसी समय पर स्टार्ट करेंगे एकोमोडेशन। ठीक, मध्य प्रदेश का लोकल एक्ट है, 2 ही लोकल एक्ट हैं, तो एक है एकोमोडेशन, एक है एमपीएलआरसी। तो एमपीएलआरसी तो थोड़ा बड़ा है, लगभग 250 धाराएं हैं उसके अंतर्गत, तो उसको थोड़ा आखिरी में छोड़ेंगे उसको। अभी आप उससे पहले पढ़ लीजिए क्या, एकोमोडेशन, कल से हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए, अभी मिलते हैं 10 बजे अपन सीआरपीसी। थैंक यू। थैंक यू मैम।